हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? एक बार बता दीजिए कि आवाज़ की क्वालिटी में और वीडियो की क्वालिटी में कोई भी प्रकार का त्रुटि नहीं है। फटाफट से एक बार आप लोग क्लियर कर दीजिए, क्योंकि आज की कक्षा में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज की कक्षा में हम लोग क्लास 12th का बाबू हिंदी पढ़ने वाले हैं, और हिंदी में बुक से चुने हुए काफ़ी महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्नों को पढ़ेंगे, जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और प्यारे बच्चों, ये जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं ना, इसको आपको याद नहीं करना है, आपको समझना है। जैसे प्यारे बच्चों, हम आपको फिजिक्स में समझाते हैं, केमिस्ट्री में समझाते हैं, बायोलॉजी में समझाते हैं, उसी प्रकार से क्या करना है, आपको रटने वाला काम नहीं करना है, याद करने वाला काम नहीं करना है। बस हम आपको समझाएंगे और उसको क्या करना है, आपको एकदम कॉन्सेंट्रेट होके क्या करना है, उसको समझना है कि हम आपको बता क्या रहे हैं। इससे क्या होगा कि आपको 100% प्यारे बच्चों रटना नहीं पड़ेगा। आपको 100% है कि कहानी सुन के ही आपको पूरा का पूरा याद हो जाने वाला है। ठीक है, तो ये काम आप लोग जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बात करने से अच्छा है, कमेंट बॉक्स में चैटिंग करने से अच्छा है कि आप हमारी बातों को सुने और प्यारे बच्चों उसको समझे, और उससे क्या होगा, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। चलिए, तो प्यारे बच्चों जल्दी से जल्दी एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिए, ताकि हम क्लास को स्टार्ट कर सके, ताकि क्या हो सके, क्लास को हम स्टार्ट कर सके। और जितने भी सारे बच्चे, फटाफट से एक बार आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिए। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्यारे बच्चों सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे, और लाइक नहीं किए हैं फटाफट से आप लोग लाइक भी कर दीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आज हिंदी का। हिंदी भी हमको पढ़ने, मतलब कहने का मतलब क्या है, हिंदी भी हमारे ही सिलेबस में, और हिंदी तो ऑब्जेक्टिव पढ़ ही रहे हैं, थ्योरी भी पढ़ ही रहे हैं, कहानी भी पढ़ ही रहे हैं, लेकिन इसका सब्जेक्टिव भी करना हम सभी के लिए बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है। ठीक है, इस साल 2024 के एग्जाम में हमारे बहुत सारे ऐसे छात्र थे जो हिंदी में प्यारे बच्चों 95, 91, 90 ऐसे नंबर लाए थे। तो ये भी प्यारे बच्चों आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जल्दी जल्दी आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। उसके बाद से व्हाट्सअप ग्रुप में अगर आप ज्वाइन नहीं हुए हैं तो ये नंबर नोट कीजिए मेरा, 9135742024। ठीक है, आप इस पे मैसेज करके फटाफट से व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप ज्वाइन हो जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसके बाद से अगर हम बात करें प्यारे बच्चों की, ऑनलाइन टेस्ट अगर आप नहीं दिए हैं तो जाके दे दीजिएगा। जैसे हमने 4-5 दिन पहले आपको बोला था कि ऑनलाइन टेस्ट अब स्टार्ट हो चुका है, और डेली पर डे आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, और आपका ऑनलाइन टेस्ट हो रहा है। जैसे फिजिक्स का चैप्टर 1 का हो चुका है, केमिस्ट्री का हो चुका है, हिंदी का हो चुका है, बायो का हो चुका है। तो आज किसका होगा? फिजिक्स का चैप्टर 2 का ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है। बहुत सारे ऐसे 300-400 बच्चे हैं जो दे चुके हैं। अगर आप नहीं दिए हैं, ये ऑनलाइन टेस्ट बिल्कुल फ्री है, नहीं दिए हैं तो जाके दे दीजिए। कैसे देना है हम वीडियो के अंत में आपको प्यारे बच्चे समझा देंगे और बता देंगे, और ये टेस्ट बिल्कुल फ्री है। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों हम लोग क्लास को शुरू करते हैं, सेशन को शुरू करते हैं। तो आप लोग एक बार लाइक और सब्सक्राइब और अपने बड़े भैया के लिए प्यार, मतलब एक दिल भेज दीजिए। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों क्लास को शुरू करते हैं, पहला नंबर क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है, और जैसे हमने आपको पहले भी बताया कि आपको चैटिंग में बात नहीं करना है, आपको बिल्कुल समझना है कि सर क्या बता रहे हैं, उसको समझिए, 100% आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन हम लगाते हैं बाबू, कि उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है, कहानी में कितने भागों में युद्ध का वर्णन है। प्यारे बच्चों सबसे पहले इसमें दो क्वेश्चन है, समझिएगा कि उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है। तो यहां पे आपको पता होना चाहिए कि उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है। तो प्यारे बच्चों चंद्रधर शर्मा गुलेरी है ना, जिनका प्यारे बच्चों अगर बात किया जाए कि ये किस युग के कवि है, तो ये प्यारे बच्चों द्विवेदी युग के कवि हैं। और उसने कहा था कहानी में अगर बात किया जाए कि नायक कौन है, तो प्यारे बच्चों लहाना सिंह नायक है। इसमें सूबेदार है, वजीरा सिंह है जो एक हास्य प्रकार का होता है, हंसमुख आदमी होता है जो मतलब यहाँ पे विदूषक का मतलब क्या, जो हंसी मजाक करने वाला होता है। पिल्टन का भी विदूषक होता है, वजीरा सिंह होता है इसमें। प्यारे बच्चों इसमें बहुत सारे सूबेदार नहीं होती, बहुत सारे कैरेक्टर हैं, और ये पार्ट आपको पढ़ा चुके हैं, नहीं किए होंगे तो आप कर लीजिएगा। बाकी हम इसमें आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आया हुआ है तो हम आपको समझा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपसे बात किया जाए कि उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है, तो प्यारे बच्चों उसने कहा था कहानी 5 भागों में बटी हुई है, जिसमें प्यारे बच्चों जो 3 भाग है, कौन कौन सा भाग है हम आपको बता देते हैं। दूसरा भाग, तीसरा भाग और चौथा भाग, याद रखिएगा, दूसरा भाग, तीसरा भाग और चौथा भाग। इसमें क्या है, युद्ध की चर्चा है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, युद्ध की चर्चा है। ठीक है, जिसमें प्यारे बच्चों लहाना सिंह है, इंग्लैंड के तरफ से प्यारे बच्चों कहाँ पे जाते हैं, तो जर्मनी के खिलाफ यहाँ पे युद्ध होता है, और प्यारे बच्चों उसी में जाते हैं लड़ने के लिए। ठीक है, और इसमें अपना वचन को भी पूरा करते हैं। इसमें प्यारे बच्चों यहाँ पे प्रेम की, बलिदान की भी कहानी है। तो ये चैप्टर अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो जरूर पढ़िएगा।
तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हमसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है। तो पहले लिखना है कि उसने कहा था कहानी 5 भागों में बटी हुई है। अब पूछा जा रहा है कि कहानी के कितने भागों में युद्ध की चर्चा है, यानी युद्ध की चर्चा कितने भागों में, तो कहानी के 3 भागों में युद्ध की चर्चा है, जिसमें से कौन कौन सा है, द्वितीय भाग है, तृतीय भाग है, चतुर्थ भाग, इन तीनों भाग में क्या है, युद्ध की चर्चा की गई है। तो पहला नंबर क्वेश्चन आपको पूरा का पूरा स्पष्ट हो गया कि नहीं, फटाफट से बता दीजिए। ठीक है, क्लियर हो गया, वेरी गुड। पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया और ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अब देखिए रोज कहानी में मालती को देखकर लेखक ने क्या सोचा। बाबू यहाँ पे क्वेश्चन क्या है समझिएगा, यहाँ पे जितने भी सारे बच्चे हैं, क्वेश्चन में पूछा गया है ये कि रोज कहानी में मालती को देखकर लेखक ने क्या सोचा। लेखक कौन है, अज्ञेय जी है। रोज कहानी के लेखक क्या है, अज्ञेय है। रोज का एगो पिछला नाम क्या था, प्राचीन नाम क्या था, गिरगैन, जो कि प्यारे बच्चों क्या है, ग्रेंग्रीन, यानी वो क्या है, एक प्रकार का बीमारी है। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि रोज कहानी में मालती को देखकर लेखक ने क्या सोचा, यानी अज्ञेय जी ने क्या सोचा, और मालती से मिलने लेखक 4 वर्षों बाद पहुंचे थे। ठीक है, और ये प्यारे बच्चों क्या बन के पहुंचे थे, तो दूर के रिश्तेदार के भाई बन के पहुंचे थे। ये तो अलग बात है। इसके लेखक कौन है, तो प्यारे बच्चों अज्ञेय जी है, सच्चिदानंद हीरानंद वत्ससेन अज्ञेय जिनका पूरा नाम है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इनके पिता का नाम क्या था, तो डॉक्टर हीरानंद शास्त्री था। तो ये तो सारे प्यारे बच्चों ये तो मतलब सिंपल सा बात है। अब चलिए यहाँ पे क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि रोज कहानी में मालती को देखकर लेखक ने क्या सोचा था। जब मालती से मिलने गए 4 वर्षों बाद लेखक कौन है, अज्ञेय जी, तो उन्होंने क्या बदलाव देखा। उन्होंने देखा कि पहले की जो मालती थी इतना चंचल हुआ करती थी, हमारे साथ खेलती थी, पहले के मालती में और अभी के मालती में बहुत ज्यादा फर्क है। अभी की जो मालती है वो घर के काम, घर के टेंशन, घर के बोझों के तले दबी हुई है। उसका एक ही काम है कि अपने पति के लिए क्या, जब वो जाएगा ऑफिस यानी डॉक्टरी में जाएगा यानी क्लिनिक में जाएगा तो उसके लिए खाना बनाओ, एगो टीटी इसका संतान होता है उसकी देखभाल करो, घर का काम करो। घर की गृहस्थी में क्या हो गई थी प्यार बच्चों, उसी तक उसका जीवन सीमित हो गया था। तीनों ने यही फर्क देखा कि जब मालती का शादी नहीं हुआ था तो उस समय मालती बहुत चंचल हुआ करती थी, मालती का स्वभाव ही अलग था। लेकिन शादी के बाद क्या हो गया, वो एगो बोझ के तले क्या हो गई, दब गई। तो यहाँ पे चलिए, तो ये तो हम अपने भाषा में बता दिए, लेकिन ऐसे आपको आंसर कैसे लिखना है हम आपको बताते हैं। तो रोज कहानी में मालती को देखकर, याद रखिएगा कि रोज कहानी में मालती को देखकर चिंता में पड़ गए। कौन, लेखक। रोज कहानी के जो लेखक है यहाँ पे याद रखना है कौन, तो अज्ञेय जी क्या हो गए, चिंता में पड़ गए, है ना। याद रखना है कि चिंता में पड़ गए, क्योंकि जीवन के दिनों में, है ना, यानी याद रखना कि जीवन के दिनों यानी बचपन के दिनों में, जीवन के दिनों का मतलब क्या, बचपन के दिनों में, जब वो क्या, जब मालती की शादी नहीं हुई थी। ठीक है, जीवन के दिनों में मालती और अविवाहित मालती में काफी अंतर आ गया। यानी अभी का जो दिन है उसमें एक विवाहित मालती है, एक और अविवाहित मालती थी, उसमें बहुत ही ज्यादा अंतर देखा जा रहा है ना, बहुत ही ज्यादा अंतर देखा जा रहा है। पहले मालती बहुत चंचल हुआ करती थी, खेलती थी, कूदती थी, इनकी क्या थी, दोस्त हुआ करती थी। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। तो जीवन के दिनों में, अभी जो जीवन का दिन चल रहा है उसमें विवाहित मालती और पीछे की जो मालती थी, बचपन की मालती, कुंवार में जो मालती थी, है ना, यानी कुंवारी मालती में बहुत ज्यादा अंतर देखा गया है। यानी विवाहित और अविवाहित मालती में काफी अंतर आ गया था, क्योंकि विवाहित मालती का शरीर यहाँ पे गृहस्थ जीवन के बोझ तले दब गया। यानी घर के काम, यहाँ पे अपने पति के लिए, यहाँ पे जब भी वो जाते थे डिस्पेंसरी में तो उनके लिए खाना बनाना, टीटी को संभालना, घर का काम करना, मालती क्या हो गई थी, गृहस्थ जीवन में एकदम क्या हो गई थी प्यारे बच्चों, बोझ के लिए दब गई थी, है ना। यह तो मालती नहीं है, यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि यहाँ पे तो यह तो मालती नहीं थी। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो पति थे प्यारे बच्चों महेश्वर, लेकिन लेखक कौन थे, अज्ञेय जी। अज्ञेय जब आते हैं, लेखक आते हैं, देखते हैं मालती को, तो मालती में बहुत सारे जीवन के दिनों में देखते हैं कि मालती के में अविवाहित और विवाहित में बहुत ज्यादा अंतर आ गया है। अविवाहित में मालती बहुत चंचल हुआ करती थी, उसका स्वभाव अलग था, लेकिन अभी देख रहे हैं कि वो घर के बोझों के तले दब चुकी है। यहाँ पे जब पति उनके महेश्वर डिस्पेंसरी जाते हैं तो उनके लिए खाना बनाना और प्यारे बच्चों घर का काम करना, टीटी एगो संतान है उसकी देखभाल करना, और टीटी भी क्या हो गया था, चिड़चिड़ा, है ना। तो यहाँ पे आपको इसको भी ध्यान में रखना है। यह मालती नहीं है, केवल उसकी छाया है। बोल रहे हैं कि यह मालती नहीं हो सकती, पहले तो मालती बहुत चंचल हुआ करती थी, लेकिन यह मालती नहीं है, मालती का एक सिर्फ छाया है। ठीक है, लेखक ऐसा आभास हुआ, यानी लेखक को क्या हुआ, ऐसा आभास हुआ। तो यहाँ पे आपको सिंपल सा लिखना है कि रोज कहानी में मालती को देखकर चिंता में पड़ गए, है ना, क्योंकि जीवन के दिनों में मालती और अविवाहित मालती में काफी अंतर आ गया था। ठीक है, यहाँ देखिए, क्योंकि यहाँ पे विवाहित मालती थी, विवाहित मालती का जो शरीर है गृहस्थ जीवन की बोझों में क्या हो गया था, दब गया था। और यहाँ पे यहाँ देखिए तो मालती नहीं है, केवल उसकी छाया है, लेखक को ऐसा आभास हुआ। तो ऐसे आपको लिख देना है। तो दूसरा क्वेश्चन भी आपको पूरा स्पष्ट हो चुका होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाए कि भगत सिंह को विद्यार्थी से क्या अपेक्षा थी। बाबू एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है, भगत सिंह है, जिसमें लेख किसके नाम है, तो हम स्टूडेंट के नाम है। और वो बताते हैं कि जितने भी
मतलब स्टूडेंट हैं उनको प्यारे बच्चों राजनीति में भाग लेना चाहिए। क्यों भाग लेना चाहिए? क्योंकि उन्होंने बताया कि एक स्टूडेंट ही आगे चल के नेता बनेगा। मान लीजिए कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है बिहार में, कोई भी है, पढ़ा लिखा है, कोई भी है, तो क्या होगा आगे चल के, कौन पता कि कौन जाके आगे नेता बनेगा, है ना। बहु पढ़ा लिखा इंसान है, चाहे हम ही है, क्या पता कि हम आगे चल के नेता बन जाए। तो हम पढ़े हैं, हमको अगर राजनीति का ज्ञान होगा तभी तो हम देश के सामने प्यारे बच्चों अपने आप को प्रेजेंट करेंगे। कैसी परिस्थितियां आएंगी, कैसे संभालना है, पहले से पता रहेगा तभी तो संभालेंगे। तो इसीलिए भगत सिंह ने यह कहा कि प्यारे बच्चों जितने भी विद्यार्थी हैं उनको क्या करना चाहिए प्यारे बच्चों, राजनीति में भाग लेना चाहिए, राजनीति को समझना चाहिए, ताकि अगर उसी में से कोई एक बच्चा अगर आगे चल के नेता बनेगा तो उसको परिस्थितियों को पता हो कि हाँ किस समय कौन सी परिस्थिति में कैसा काम करना चाहिए, कैसा निर्णय लेना चाहिए। तो इसलिए वो बोलते हैं कि जितने भी विद्यार्थी हैं इनको राजनीति में भाग लेना चाहिए। और यही उपेक्षा थी कि इनको, भगत सिंह को, प्यारे बच्चों किससे, विद्यार्थियों से। ठीक है, वो सही बात बोले। वो बोले कि अगर हम लोग मान लीजिए कि इतना बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं ना, बिहार में इतने सारे बच्चे हैं ना, मान लीजिए कि पूरे इंडिया में इतने सारे बच्चे हैं, मान लीजिए एक बात बता रहे, तो उसी में से कोई ना कोई, क्या पता कि कौन सा बच्चा आगे चल के नेता बन जाएगा, है ना। कोई तो गारंटी नहीं है कि कौन। अब हम ही हैं, हम टीचर है, अभी पढ़ा रहे, क्या पता आगे चल के हम कुछ और बन जाए, है ना। मान लीजिए कि आगे चल के हम कहीं मुखिया भी बन गए, मुखिया में उठे मुखिया बन गए, है ना। मान लीजिए कोई नेता ही बन गए, चाहे आप ही में से कोई है नेता बन गया, है ना। तो प्यारे बच्चों पहले से आपको राजनीति की जानकारी होगी तभी तो आप आगे आने वाली परिस्थितियां, जैसी परिस्थितियां होगी उसके अनुकूल आप काम करेंगे। नहीं तो आपको वो राजनीति का ज्ञान नहीं होगा, अचानक आप नेता बन जाएंगे, कैसी परिस्थिति आएगी उसमें आप संभाल नहीं पाएंगे, है ना। तो इसलिए भगत सिंह की यही उपेक्षा थी कि राजनीति में विद्यार्थियों को भाग लेना चाहिए, है ना। चलिए, तो यहाँ पे आपको इतना समझ में आ गया, तो चलिए यहाँ पे इसको हम लोग आंसर समझते हैं। हम तो अपने भाषा में आपको पूरा समझा चुके हैं, आप वैसे भी लिखेंगे तो और ज्यादा, जो हम अपने भाषा में समझाते हैं ना उस भाषा में अगर आप आंसर देते हैं तो और ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे समझिए कि भगत सिंह जी विद्यार्थी में बहुत सी उपेक्षाएं हैं, यानी भगत सिंह जी को विद्यार्थी में बहुत सारा उपेक्षा दिखाई देता है। ठीक है, यहाँ पे विद्यार्थी जो होता है ना, स्टूडेंट पावर प्यारे बच्चों बड़े बड़े साम्राज्य को हिला देता है। एक बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। और आज हमको पता चला कि जो विद्यार्थी होते हैं ना बहुत नादान होते हैं। हम सोचते, हम जानते थे कि विद्यार्थी जो होते हैं नादान होते हैं, लेकिन हमको आज पता चला एक दो बात को लेके कि विद्यार्थी कितने ज्यादा नादान हैं और विद्यार्थियों का लोग गलत भी उपयोग कर सकते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप सिर्फ पढ़ाई पे फोकस कीजिए, इधर उधर का बात मत सुनिए, ओनली पढ़ाई, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत नजदीक है प्यारे बच्चों। और हमारा काम है पढ़ाना और आपका काम है पढ़ना। पढ़िए पढ़िए और मतलब पढ़िए और प्यारे बच्चों अपना काम करिए और किसी भी चीज के फेरा में मत लगिए। हम आपसे हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि भगत सिंह जी को विद्यार्थी में बहुत सारी उपेक्षाएं हैं। चाहते हैं कि यहाँ देखिए विद्यार्थी क्या करे, राजनीति तथा देश में क्या हो रहा है, देश की परिस्थितियों का ज्ञान प्राप्त करे। ये तो उस टाइम से हम आपको समझा रहे हैं कि विद्यार्थी में भगत सिंह को बहुत सारी उपेक्षाएं नजर आती हैं और वो चाहते कि जो विद्यार्थी है राजनीति में भाग ले और देश में क्या हो रहा है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करें, कि देश में क्या हो रहा है उसके बारे में क्या करे, जानकारी प्राप्त करे, है ना, ज्ञान प्राप्त करे और उनके सुधार के उपाय के सोचे। बाबू कुछ कर नहीं सकते, मतलब नेता नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके उपाय के बारे में सोचिए कि क्या करे कि हमारा देश आगे बढ़े, है ना। तो इस प्रकार का सोच अपने मन में, मेंटेलिटी जो है वो रखिए। ठीक है, तो ये उपेक्षा भगत सिंह को है। ठीक है, तथा उसमें आप देखिए अपना यहाँ पे देखिए सहयोग करे तथा देश के विकास में जितना हो सके प्यारे बच्चों, जितना देश के विकास में सभी के सभी लोग सहयोग करें, ये भगत सिंह कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए वे देश की सेवा में यहाँ पे देखिए तन मन धन से जुड़ जाए, यानी जो देश की सेवा है ये ना देखिए कि प्यारे बच्चों देश है तो इसमें हिंदू है, मुस्लिम है और सिख है, ईसाई है, कुछ भी नहीं, सबका देश है प्यारे बच्चों, ये सबका देश है और सबका अपना अधिकार है और सभी को अपने देश से प्यार होना चाहिए। ठीक है, ये हम आपको बता रहे हैं कि सभी धर्म को, कोई भी धर्म को अपने देश से 100% प्यार होना चाहिए और सभी को है, चाहे कोई भी जाति धर्म का हो, कोई भी हो, और सबको है अपने देश से प्यार, है ना, है ना। ये तो राजनीति के चलते ऐसे हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे क्या हो, जितने भी ये स्टूडेंट हो चाहे कोई भी हो, अपने तन मन धन से क्या करे, देश सेवा में लग जाए। ठीक है, यहाँ पे अपने प्राण न्यौछावर करने से भी क्या हो, पीछे ना हटे। और यही सब भगत सिंह को उपेक्षा थी एगो स्टूडेंट में। फिर से एगो संक्षिप्त में समझिए कि भगत सिंह की क्या उपेक्षा थी। तो भगत सिंह की विद्यार्थियों से बहुत सारी उपेक्षा थी। वो चाहते थे कि जो विद्यार्थी है वो राजनीति में भाग ले और देश में क्या हो रहा है उसका ज्ञान प्राप्त करे। ठीक है, और ज्ञान प्राप्त करने के बाद से सोचे कि इसको हम कैसे सही कर सकते हैं। अगर कोई माहौल बिगड़ रहा है तो उसके बारे में सोचे कि उसको कैसे हम सही कर सकते हैं। ठीक है, उसके बारे में सोचे और अपने देश के लिए क्या करे प्यारे बच्चों। अगर जान तक त्यागने की मतलब बात आए तो उसको मतलब जान मन मतलब त्याग सब त्याग दे देश के लिए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये आप लोग 100% समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन आज कि अर्धनारीश्वर
की कल्पना क्यों की गई होगी, आज इसका क्या सार्थकता है। ये प्यारे बच्चों अर्धनारीश्वर के लेखक बाबू याद रखना है रामधारी सिंह दिनकर है। अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है, रामधारी सिंह दिनकर है। और रामधारी सिंह दिनकर जी क्या कहते हैं कि अर्धनारीश्वर क्या है, तो अर्धनारीश्वर क्या है, एक प्यारे बच्चों शिव जी और पार्वती, भगवान शिव और पार्वती का एक काल्पित रूप को दिखलाया गया है, ठीक है। तो इसमें बताया जा रहा है कि अगर प्यारे बच्चों नर का मतलब सॉरी हम आपको बता देते हैं, पढ़ी के बता देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। इसमें क्या बतलाया जा रहा है कि अर्धनारीश्वर यहाँ पे याद रखना कि भगवान शंकर और पार्वती जी को कहा गया है। अर्धनारीश्वर को काल्पित रूप दिखलाया गया है, ठीक है। यहाँ पे याद रखना है क्योंकि नर और नारी पूर्ण रूप से एक समान है। जो नर है वो प्यारे बच्चों नारी क्या है, पूर्ण रूप से एक समान है। इसमें भेदभाव की कोई भी आवश्यकता नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है ना। पूर्ण रूप से क्या है, समान है। उनमें एक के गुण दूसरे के दोष नहीं हो सकते। यानी अगर किसी एक का गुण है तो उसके दूसरे का दोष नहीं है कि हाँ हमारे पास ये गुण है। अगर मर्दों में ये गुण है तो औरतों में ये गुण नहीं है तो वो दोष नहीं है, क्योंकि उसके पास भी गुण है। मर्द औरत से सीखता है और औरत मर्द से सीखता है। जैसे प्यारे बच्चों हम बात करें कि आप लड़के हैं, जा रहे हैं, आप कहीं पे जाके रूम लेके रह रहे हैं, तो क्या आप खाना बना रहे हैं, तो आप बोलेंगे कि ये तो औरतों का काम है, हम नहीं बनाएंगे। तो नहीं बनाइएगा तो खाइएगा कैसे, है ना। तो ये क्या है, एगो नारीत्व आप में आ गया है कि हाँ आप जा रहे हैं कहीं पे हॉस्टल में, चाहे कहीं भी मान लीजिए कि कहीं पे रूम लेके रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो वहां पे आप खाना बना रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, अपने से कपड़ा धो रहे हैं। तो क्या है, ये आप में प्यारे बच्चे को गुण है जो लड़कियां करती है, तो ये आप भी तो करते हैं ना। तो ये क्या है, इसी एक का गुण किसी एक का दोष नहीं हो सकता है। बाबू मर्द को औरत से सीखना चाहिए और औरत को मर्द से सीखना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यानी नर को प्यारे बच्चों याद रखना है कि नारी से सीखना चाहिए और नारी को नर से सीखना चाहिए, ये आपको याद रखना है। चलिए अब यहाँ आप देखिए अर्धनारीश्वर, यहाँ पे क्या है, अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती जी का एक काल्पित रूप को दिखलाया गया है, क्योंकि नर और नारी क्या है, पूर्ण रूप से एक समान है। उसमें का एक गुण दूसरे का दोष नहीं हो सकता है, किसी का एक गुण दूसरे का कोई दोष नहीं बनना चाहिए। अर्थात नर में नारियों का गुण आए तो इसका मर्यादाहीन नहीं होता है। अगर मर्द में नारियों का गुण आ जाए तो वो मर्यादाहीन नहीं है। जैसे हमने आपको एक खाना का एग्जाम्पल दिया कि अगर कोई मर्द में नारियों का गुण आ जाए तो उसका मर्यादा कम नहीं होगा, यह आपको ध्यान में रखना है ना। यानी इसकी यहाँ पे क्या होना चाहिए, उनकी मर्यादा हीन नहीं होना चाहिए, बल्कि उनके गुणों में पूर्णता वृद्धि होती है ना। यानी अगर आपको खाना बनाने आ गया तो सही बात है प्यारे बच्चों, अगर आपको रोटी बनाने आ गया, सभी आ गया, तो आप कहीं भी जाएंगे तो भूखे मर नहीं सकते हैं, कहीं से भी आप खाना होना बहु बना के खा सकते हैं। तो इससे अगर आप में कोई नारी का गुण आ भी जाता है तो आपका मर्यादाहीन नहीं होता है। ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, आपकी बुद्धि में वृद्धि होती है, आपके कार्यों में वृद्धि होती है। ये रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं। आज के जमाने में नर नारी के गुणों को सीखकर अपना जीवन यापन करता है सभी। अभी तो यही बताया कि आजकल के दिनों में जो नर है क्या, नारी के गुणों को सीखकर, नारी का गुण क्या, जैसे खाना बनाना ही हम आपको बेस्ट एग्जाम्पल दे दिए, तो नारी का गुण सीख कर ही अपना जीवन यापन कर रहा है। बाबू पापा लोग जाते हैं, चाचा लोग जाते हैं, कोई भी भाई लोग जाते हैं, बाहर जाते हैं कमाने के लिए, बाहर कमाते हैं तो एक रूम लेके रहते हैं, रूम में सारा का सारा काम करना पड़ता है। यहाँ पे ना हम लोग को फुटानी है कि मम्मी खाना बना के देगी तो खाएंगे, दीदी खाना बना के देगी तो खाएंगे, भाभी खाना बना के देंगी को तो खाएंगे, भाभी झाड़ू लगाएंगी। और वहां पे क्या करते हैं पापा लोग, चाचा लोग, दादा लोग क्या करते हैं, भैया लोग, वो खुद से वही काम करते हैं, खाना बनाते, रोटी बनाते, सब्जी बनाते, यहाँ पे क्या करते, कपड़ा धोते, सारा का सारा गुण वो करते हैं ना। तो प्यारे बच्चों वही बता रहा है कि नर नारी का गुण सीखकर प्यारे बच्चों क्या करता है, अपना जीवन यापन करता है। और नारी भी नर का यहाँ पे क्या गुण सीखकर यहाँ पे देखिए समाज में अपना अस्तित्व बना रही है। यानी नर मतलब जो नारी भी है, नर का गुण सीख के, जैसे प्यारे बच्चों पहले के जमाने में नारियां नौकरी नहीं करती थी, लेकिन अभी देखिए नारियां बहुत सारी ऐसी है जो प्यारे बच्चों टीचर है, आरपीएफ में है, मान लीजिए प्यारे बच्चों सेना में है, बहुत सारी ऐसी नारियां हैं जो क्या कर रही हैं प्यारे बच्चों, जो मर्दों मतलब जो मर्द का काम है वो कर रही हैं। यानी कहने का मतलब ये है, आपको ध्यान में रखना है कि और नारी भी नर के गुण सीखकर समाज में अपना अस्तित्व बना रही है। बहुत अच्छी बात है। यानी कहने का मतलब अर्धनारीश्वर में रामधारी सिंह दिनकर यही बता रहे हैं कि नर और नारी में कोई भी प्यारे बच्चों असमानता नहीं है। नारी नर से सीखती है और नर नारी से सीखता है, ठीक है। इससे क्या होता है, उसकी प्यारे बच्चों अगर बोला जाए कि उसकी जो मर्यादा है उससे मर्यादाहीन नहीं होती है, उससे क्या होता है, उसके गुणों में वृद्धि होती है। ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर हो गया, एक बार बता दीजिए क्लियर है चला। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड, मजा आ गया सर जी, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाए कि तिरिच क्या है, कहानी में या किसका प्रतीक है। ठीक है, तिरिच क्या है, कहानी में या किसका प्रतीक है, तिरिच क्या है। तो प्यारे बच्चों ये तिरिच क्या है, उदय प्रकाश का लिखा हुआ है को प्यारे बच्चों आधुनिक त्रासदी है। तिरिच क्या है, उदय प्रकाश का लिखा हुआ है को आधुनिक त्रासदी है। और तिरिच में क्या है, को जहरीला लिजार्ट होता है जिसमें 100 को काले नाग से ज्यादा जहर पाया जाता है। ठीक है, और प्यारे बच्चों ये किसके इर्द गिर्द घूमती है, तो लेखक के पिताजी के इर्द गिर्द ये कहानी घूमती है। ठीक है, क्योंकि प्यारे बच्चों जो तिरिच होता है वो विशाखपुर
जहरीला लिजार्ट होता है जिसमें 100 गो काले नाग से ज्यादा जहर होता है। और ये तिरिच जिसको भी काट दे, याद रखिएगा, ये जो तिरिच होता है जिसको भी काट देता है, काट के भाग जाता है और भाग के क्या करता है, कहीं पे पेशाब करके उस पे अगर लपेट दिया, यानी कहने का मतलब उसी पे उल्टा लोटपोट हो गया, तो बोला जाता है इस कहानी में कि उस आदमी की मृत्यु निश्चित है। ये तिरिच के बारे में बताया गया है ना। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन का आंसर देते हैं, क्योंकि तिरिच कहानी अभी पढ़ाए नहीं है, 1 से 2 दिन में तिरिच हम आपको पढ़ाएंगे, बहुत मजा आएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, तिरिच क्या है, तो तिरिच कहानी यह क्या है, किसका प्रतीक है, तो तिरिच एक बेहद जहरीला जीव है ना, जिसको काटने से व्यक्ति का बचना नामुमकिन हो जाता है। क्या होता है, जब ये तिरिच काटता है तो इसका बचना नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि इसमें 100 गो काले नाग से ज्यादा बिख पाया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए जैसे ही आदमी को काटता है, जैसे ही क्या करता है, ये आदमी को काटता है, क्या करता है, वैसे ही वहां भाग, यहाँ आप देखिए भागकर किसी जगह पर पेशाब कर देता है। जैसे ही काटता है वैसे ही वहां से भागकर क्या करता है, वहां से भाग जाता है और कहीं पे पेशाब कर कर उस पर पेशाब पे क्या होता है, लेट जाता है। अगर तिरिच ऐसा कर दे तो आदमी बच नहीं सकता। अरे बाबू ये तो हम अभी आपको बताएं, और वहीं देखिए लिखा भी है, हमने आपको वहीं बताया कि तिरिच एक बहुत जहरीला लिजार्ट है जिसमें 100 गो काले नाग से जहर ज्यादा मतलब जहर पाया जाता है। और अगर तिरिच किसी को काट दे तो बचना क्या है, नामुमकिन है। अगर ये किसी को काट भी देता है और जाके क्या करेगा, काटने के बाद से वहां से भाग जाएगा और भाग के जाके क्या करेगा, पेशाब करेगा और पेशाब करके क्या करेगा प्यारे बच्चों, उस पर लेट जाएगा। अगर लेट गया तो आदमी का बचना क्या है, नामुमकिन है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे तिरिच ऐसा कर देता है तो यहाँ पे आदमी बच नहीं सकता। वहीं आप देखिए तिरिच काटने के लिए तभी दौड़ता है जब उसके नजर यहाँ देखिए टकरा जाए। अब तिरिच काटने के लिए कब दौड़ेगा, तो जब उससे नजर टकरा जाए, है ना। कहानी में तिरिच, यहाँ देखिए तिरिच मृत्यु का प्रतीक है। यहाँ पे क्या है, कहानी में तिरिच क्या है, मृत्यु का प्रतीक है। तिरिच का मतलब ही मृत्यु है। जिस भीषण यथार्थ के शिकार बाबूजी बने थे, बेटे के सामने में, यहाँ देखिए बेटे के सपने में तिरिच बनकर यहाँ पे क्या हुआ था, प्रकट होता है। ये आपको याद रखना है कि जब यहाँ पे शाम के दिनों में जब लेखक के बाबूजी जाते हैं तो प्यार बच्चों ने तिरिच काट लेता है, ठीक है। तो जब तिरिच काट लेता है तो यहाँ पे वो गांव से शहर जाते हैं ट्रैक्टर में सवार होके, तो रास्ते में पंडित राम अवतार मिलते हैं और उनका इलाज करते हैं। तो ये इतना आप लोग के लिए काफी है, इतना समझा दिए काफी है, ठीक है, समझ में आ गया। अगला कि शिक्षा का मनुष्य जीवन में क्या स्थान है, शिक्षा का मनुष्य जीवन में क्या स्थान है। प्यारे बच्चों शिक्षित और अशिक्षित लोगों में आप अपने से भी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, विभेद कर सकते हैं। यानी शिक्षित यानी शिक्षा आपके जीवन में क्या महत्वपूर्णता लाता है, ये हम आपको बताते हैं कि शिक्षा आपके जीवन में क्या महत्वपूर्णता लाएगा। यानी शिक्षा का मनुष्य के जीवन में क्या स्थान है, अब हम आपको बताते हैं कि शिक्षा का मनुष्य जीवन में क्या स्थान है। तो देखिए यहाँ पे याद रखिएगा कि शिक्षा ही जीवन का आधार है। जो शिक्षा होता है प्यारे बच्चों, शिक्षा हमको जिंदगी जीने की व्यतीत करता है, सत्य की खोज करवाता है। प्यारे बच्चों सारा का सारा प्यारे बच्चों यहाँ पे शिक्षा से ही है। शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो याद रखिएगा शिक्षा जीवन का आधार है। और बिना शिक्षा के मनुष्य का यहाँ देखिए जीवन अर्थहीन है, वो दिशाहीन है ना। अगर शिक्षा नहीं है तो प्यारे बच्चों कुछ भी आपके लिए नहीं है। अगर आपको कुछ पढ़ने भी नहीं आता, आप कहीं मॉल में चले जाए, मार्केट में चले जाए, अगर आपको कुछ पढ़ने नहीं आता तो कैसे क्या करेंगे, आप नहीं ना कर पाएंगे। यानी शिक्षा जो है प्यारे बच्चों जीवन का अर्थ होता है, आधार होता है। और मनुष्य का जीवन का अर्थ ही प्यारे बच्चों क्या हो जाए, शिक्षा होता है। अगर बिना शिक्षा के मनुष्य जीवन अर्थहीन क्या होता है, मतलब बिना शिक्षा का मनुष्य का जीवन क्या हो, अर्थहीन होता है, दिशाहीन हो जाता है। एक सफल में यहाँ पे याद रखना है कि एक सफल में जीवन में शिक्षा का विशेष महत्व होता है ना। एक सफल जीवन में शिक्षा का क्या होता है, महत्वपूर्ण, यानी क्या होता है, एक बहुत महत्वपूर्ण, एगो प्यार बच्चों कहने का मतलब क्या माने, मतलब आपको कहने का मतलब जो शिक्षा होता है आदमी के जीवन में एगो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। शिक्षा जीवन का क्या होता है, आधार होता है। जीवन जीने की आधार होती है शिक्षा, और शिक्षा से ही मनुष्य अपने जीवन को अग्रसर होता है। यानी शिक्षा से ही क्या होता है, मनुष्य अपने जीवन में अग्रसर होता है और सही गलत की क्या करता है प्यार बच्चों, अंतर कर सकता है। तो ये क्या है, शिक्षा है। शिक्षा क्या है, वो जीवन का आधार है, सबसे पहली बात, ठीक है। शिक्षा के बिना क्या होता है प्यारे बच्चों, आदमी क्या है, तो शिक्षा के बिना आदमी क्या है, तो प्यारे बच्चों याद रखना कि अर्थहीन है, दशाहीन है ना, दिशाहीन है, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। बाबू शिक्षा है जीवन जीने की, प्यारे बच्चों कहने का मतलब क्या है, शिक्षा जो है जीवन जीने की सिखाता है, जीवन जीने के लिए सिखाता है, सही गलत में पहचान कराता है, कौन सही है कौन गलत है। तो इतना शिक्षा के बारे में आप लिख दीजिएगा, जरूर नंबर मिलेगा। अगला आज ये कि भ्रष्टाचार का जड़ क्या है। क्या आप जेपी के विचारों से सहमत है। जेपी का मतलब क्या, जयप्रकाश, यानी संपूर्ण क्रांति का एक क्वेश्चन है जिसके लेखक क्या है, तो प्यारे बच्चों जयप्रकाश नारायण है, ठीक है। जो कि प्यारे बच्चों ये संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण छात्र आंदोलन के समय पटना के गांधी मैदान में 5 जून 1974 को ये दिए थे, ठीक है।
तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपसे बोला जाएगा कि भ्रष्टाचार की जड़ क्या है, क्या आप जेपी के विचारों से सहमत है, तो भ्रष्टाचार का जड़ क्या है? तो भ्रष्टाचार के जड़ में जयप्रकाश नारायण जी बोलते हैं कि एक बगल बोला जा रहा है कि देश में गरीबी हटाओ का नारा दिया जा रहा है, और एक बगल जब चुनाव आ रहा है तो उससे क्या किया जा रहा है? इलेक्टोरल बॉन्ड लिया जा रहा है, यानी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, फ्रॉड कंपनियां हैं, जिससे लाखों करोड़ लगा के बाबू इलेक्शन में खर्चा किया जा रहा है। अभी आप लोग 2024 का यहाँ पे इलेक्शन सुने होंगे, जहां पे कितना कितना करोड़ कहां कहां से चंदा लिया गया। बाबू इलेक्शन में इतना ज्यादा खर्चा होता है। आप एक महसूस कीजिए कि एक मुखिया का चुनाव होता है, तो मुखिया के चुनाव में दिन भर यहाँ पे जनरेटर बांध के प्यारे बच्चों 4 को गाड़ी घुमाया जाता है। किसके लिए? तो बाबू गाना बजा बजा के हर घर में पैसे बांटे जाते हैं, है ना, हर घर में चावल कुछ भी हो, इतना ज्यादा एगो मुखिया के चुनाव में खर्चा होता है। तो प्यारे बच्चों मान लीजिए कि विधायक नेता चाहे विधानसभा का चुनाव हो, तो उसमें कितना 100 करोड़ रुपया का खर्चा होता होगा। आप ही समझिए कितना 100 करोड़ रुपया खर्चा होगा। तो वहीं जयप्रकाश नारायण जी छात्र आंदोलन के समय जब ऐतिहासिक भाषण दे रहे थे संपूर्ण क्रांति वाला, तो बोल रहे थे कि एक बगल तो बोला जा रहा है देश में से गरीबी हटाओ, और एक बगल क्या किया जा रहा है? भ्रष्टाचार किया जा रहा है, बड़े बड़े कंपनियों से यहाँ पे क्या किया जा रहा है? पैसा लिया जा रहा है, और चुनाव में इतना ज्यादा खर्च किया जा रहा है ना। तो यही सब प्यारे बच्चों जयप्रकाश नारायण का कहना था। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि इलेक्शन, यहाँ पे देखिए भ्रष्टाचार का जड़ क्या है? इलेक्शन का खर्च। इलेक्शन में बहुत ज्यादा पैसा खर्चा होता है। चुनाव का खर्च बहुत ज्यादा होता है। इलेक्शन में चुनाव का खर्च हो गया, बाबू याद रखिएगा, इलेक्शन का खर्च, चुनाव का खर्च बहुत ज्यादा होता है। यह भ्रष्टाचार की जड़, करोड़ों रुपए चुनाव में खर्च होते हैं, बहुत करोड़, कितना 100 करोड़ प्यारे बच्चों हम बता नहीं सकते हैं कितना 100 करोड़ रुपया खर्चा होता है। एक तरफ बोला जाता है कि गरीबी हटाओ का नारा लगाओ, है ना, एक तरफ बोला जाता है गरीबी हटाओ, और समाज का नारा लगवाया जाता है कि गरीबी हटाओ, और दूसरे दूसरे पर क्या होता है? चुनाव का खर्च ब्लैक, यहाँ देखिए मार्केटिंग से लोग क्या करते हैं? इकट्ठा करेंगे, है ना। एक बगल बोलेंगे कि हाँ गरीबी हटाओ, और प्यारे बच्चों मुखौटा कुछ अंदर अलग होता है, और दूसरी तरफ ब्लैक मार्केटिंग या बड़ी बड़ी कंपनियों से क्या करेंगे? पैसा लेके प्यारे बच्चों क्या करेंगे? चुनाव में इतना खर्च करेंगे, है ना, करोड़ों रुपया, है ना। और यहाँ पे देखिए अकाउंटेंट्स मनी, करोड़ों रुपए जिसका कोई हिसाब नहीं है प्यारे बच्चों, कितना आ रहा है, किससे चंदा आ रहा है, किसी को किसी से मतलब नहीं है, कोई किसी का हिसाब नहीं लेता है। यहाँ पे कोई किसका किताब भी नहीं है कि हाँ 2024 का मान लीजिए कि एग्जाम मतलब क्या हुआ कि विधानसभा चुनाव हुआ, तो उसमें कितना 100 करोड़ रुपया कहाँ पे खर्चा हुआ, इसका कोई हिसाब है किसी के पास? इसका कोई किताब बना है? नहीं है। तो यही जयप्रकाश नारायण जी बोलते हैं, है ना। यहाँ पे याद रखना है कि ना, यहाँ देखिए चुनाव खर्च का कम करना चाहिए, यानी कहने का मतलब क्या कि अब जेपी यहाँ देखिए चिल्लाते रहे, क्या जयप्रकाश जी चिल्लाते रहे कि इस चुनाव पद्धति में अमूल परिवर्तन होना चाहिए। जयप्रकाश जी बोलते हैं कि इस चुनाव में क्या होना चाहिए, ये जो प्यारे बच्चों ये जो हमारा है चुनाव पद्धति है, इसमें अमूल परिवर्तन होना चाहिए, चुनाव का खर्च कम करना चाहिए। इतना क्या जरूरी है चुनाव खर्च में? बाबू आपको पता नहीं होगा कि एगो कंपनी से 250 करोड़ 300 करोड़ 400 करोड़ एगो कंपनियां पैसा देती है, यानी बहुत सारी ऐसी कंपनियां होंगी हजारों जो इतना पैसा देती है। तो ये सब क्या है? ये सब क्या होता है? चुनाव में खर्च हो जाते हैं। आप एक ही अंदाजा लगाइए ना कि एगो मुखिया के चुनाव में कितना लाख रुपया खर्च होता है। दिन भर एक महीना पहले से गाना बजाना सब चीज घूमता रहता है, होता है ना। तो आप समझ लीजिए कि मुखिया में ऐसा है तो विधानसभा का चुनाव में कितना खर्चा होता होगा। तो अगर उसी पैसे से बढ़िया स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बनाया जाए, देश के विकास में लगाया जाए तो कितना अच्छा होगा। तो जयप्रकाश जी कहते हैं कि सबसे पहले इसमें एक अमूल परिवर्तन होना चाहिए कि जो चुनाव का खर्च है वो कम होना चाहिए, ठीक है, एकदम बिल्कुल ही क्या होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे आपको याद रखना है, ठीक है। लेकिन जेपी कि किसी ने नहीं सुनी, लेकिन जयप्रकाश की, जो जयप्रकाश नारायण थे उनकी किसी ने नहीं सुनी। यहाँ देखिए प्रमाण था कि मात्र यहाँ देखिए सत्ता पलट जाए, है ना, यानी यहाँ कहने का मतलब क्या परिमाण था? मात्र सत्ता पलटा, है ना, यानी थोड़ा सा ये गलती लिखा गया, इतना ही लिख दीजिएगा, ठीक है। तो ये आप लोग इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की कल देखते नहीं रेशम का कड़ा हुआ सालू, सालू का मतलब क्या? दुपट्टा। यह सुनते इलाना सिंह की प्रतिक्रिया क्या हुई? ओहो, देखते नहीं तुम मेरा रेशम का कड़ा हुआ सालू, सालू का मतलब क्या? दुपट्टा। यह सुनते ही प्यारे बच्चों लहना सिंह की प्रतिक्रिया क्या हुई, एक बार आप लोग बताइए। तो देखिए लहना सिंह की बात करें प्यारे बच्चों, तो ये उसने कहा था कहानी के क्या है? नायक है, जिसको लिखा किसना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने लिखा है, ठीक है। तो जब वो लड़की थी जो सूबेदारनी पहले थी, मतलब मान लीजिए कि लड़की थी, उससे जब मिला करते थे अमृतसर में, है ना, अमृतसर के बड़े बाजार से ये कहानी शुरू होती है। तो उसे मिला करते थे, तो उस लड़की से मतलब एक प्रकार का प्रेम उनको हो गया था, और वो डेली उससे पूछा करते थे क्या तुम्हारी कुड़माई हो गई? तो वो बोलती थी, धत करके हंस के भाग जाती थी। लेकिन एक दिन जब पूछे तो बोली कि देखे नहीं है मेरा रेशम का कड़ा हुआ सालू। सालू का मतलब क्या? दुपट्टा। क्या होता है प्यारे बच्चों? दुपट्टा।
देखे नहीं ये रेशम का कड़ा हुआ सालू यानी दुपट्टा, ठीक है। यह सुनते ही लहना सिंह की प्रतिक्रिया क्या हुई, तो कल देखते नहीं, यहाँ पे लिखा है कि कल देखते नहीं रेशम का कड़ा हुआ सालू। यह सुनते ही लहना सिंह का मानसिक तनाव बढ़ गया, यानी बहुत ज्यादा उनको गुस्सा आ गया। जब ये सुने तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, है ना, और उनकी उम्मीद हमेशा के लिए टूट गई। प्यारे बच्चों, उनकी उम्मीद हमेशा के लिए टूट गई, है ना, ये आपको याद रखना है। उनकी उम्मीद क्या हुई, हमेशा के लिए टूट गई। जिस उम्मीद में वह लड़की से हमेशा सवाल पूछा करता था, क्या पूछा करता था, यही कि तुम्हारी कुड़माई हो गई, तुम्हारी कुड़माई हो गई, तुम्हारी कुड़माई हो गई, तेरी कुड़माई हो गई, है ना। कहने का मतलब क्या, तेरी कुड़माई हो गई, यानी कहने का मतलब क्या, तुम्हारी मंगनी हो गई, तुम्हारी मंगनी हो गई। तो ये इसलिए पूछा करते थे क्योंकि लहना सिंह उससे प्रेम करते थे। लेकिन एक दिन लड़की बोली कि तुम देखे नहीं कल मेरा रेशम का दुपट्टा, मेरी कुड़माई हो गई है। तो ये सुनते ही लहना सिंह क्या हो गए, एकदम मानसिक तनाव में आ गए, बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए, और उनकी उम्मीद हमेशा के लिए टूट गई कि अब ये लड़की हमको नहीं मिलने वाली, क्योंकि इसकी सगाई हो गई है, मंगनी हो गई है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। वह घर आते समय यहाँ पे याद रखना कि एक लड़की को नाली में ढकेल देते हैं। अब इतना गुस्सा था कि एक लड़की आ रही थी, लड़का आ रहा था, लड़के को क्या किया, नाला में ढकेल दिए, ठीक है। अब यहाँ पे याद रखना है, यहाँ देखिए एक छबड़े वाले का छबड़ी बिगाड़ दिया, है ना, गुस्सा में थे एकदम, एकदम छपड़े वाली का क्या किया, छबड़ी बिगाड़ दिया। कुत्ता एक बेचारा जा रहा था, कुत्ता को उठा के पत्थर धान से मुड़ी पे मार दिया, यानी पत्थर मार दिया। अब कुत्ता काए 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 करने लगा, ठीक है, यानी क्या किया, बिना किसी मतलब इतना गुस्सा था कि कुत्ते को क्या कर दिए, पत्थर मार दिए। एक सब्जी वाली के ठेले में प्यारे बच्चों दूध उड़े दिया, है ना, यानी एक सब्जी वाला था, उसके ठेले में क्या किया, दूध को पलट दिया, उड़ेल दिया, है ना। अब देखिए यहाँ पे कि किसी के सामने यहाँ पे, और यहाँ देखिए किसी के सामने से आते हुए यहाँ देखिए वैष्णवी से टक्कर मारकर, है ना, यहाँ देखिए पाठ पूजा के सामान को क्या किए, गिरा दिए। तो वो लड़की क्या बोले कि अंधा हो गया, यानी अंधा का उपाधि भी अपने ऊपर ले लिए। तो ये प्यारे बच्चों सुनते ही बाबू कि ये कल देखे नहीं मेरे रेशम का कड़ा हुआ सालू यानी दुपट्टा, ये उनकी प्रतिक्रिया हुई। क्या क्या किए आप लिख सकते हैं, 100%। अगला क्वेश्चन है कि अगर मनुष्य में वाक्य शक्ति ना होता तो क्या होता। प्यारे बच्चों बातचीत का ये क्वेश्चन है कि अगर मनुष्य में बोलने की कला ना होती, वाक्य शक्ति ना होता, जिसके वाक्य शक्ति के कारण हम आपको क्या करें कि समझा पा रहे हैं। अगर वाक्य शक्ति ना होता तो हम लोग भी जानवरों की तरह में ऊ आ वो करते हैं, यही ना करते जी। हमारे पास वाक्य शक्ति है जिसके कारण हम आपको समझा रहे हैं, है ना। तो अगर वाक्य शक्ति ना होता तो क्या होता है, तो प्यारे बच्चों लिखेगा कि अनेक प्रकार की शक्तियों, यहाँ देखिए शक्तियां जो वरदान के रूप में ईश्वर ने हमें दी है, उसमें से भी एक शक्ति क्या है, वाक्य शक्ति है, ठीक है। यहाँ पे याद रखना है, उसमें से एक शक्ति क्या है, वाक्य शक्ति है। यदि हम में वाक्य शक्ति ना होता तो हम गूंगे बहरे होते, सारी सृष्टि पशुओं की तरह मौन हो जाती। क्या होती, सारी सृष्टि, जैसे हम आपको वाक्य शक्ति के द्वारा ही हम आपको समझा रहे हैं कि हाँ ये ऐसे होगा वैसे होगा। अगर वाक्य शक्ति ना होता तो हम आके समझाते हैं, कैसे समझाते हैं, ऐसे करते हैं जी, कैसे करते हैं, क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, पशुओं की तरह यहाँ पे करते हैं ना, यानी सारा गूंगी बारी पूरी सृष्टि होती, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखने की सृष्टि पशुओं की तरह क्या हो जाती, मौन हो जाती। तब इस गूंगी सृष्टि का क्या होता है ना, आवक होने के कारण यहाँ पे हम अपने सुख दुख किसी से कह पाते हैं, है ना, हम अपना क्या करते हैं, सुख दुख किसी से कह पाते हैं, वाक्य शक्ति है। अगर कोई आपके घर में कोई भी जानवर है तो उसको कुछ होता है तो वो कह पाएगा कि हाँ हमको यहाँ पे दर्द हो रहा है। आपका अगर वाक्य शक्ति है, अगर छोटे बच्चे को ही ले लीजिए, वो नहीं बोल पाता है तो उससे आप समझ पाएंगे कि वो क्या कर रहा है बच्चा। लेकिन वाक्य शक्ति है तो हम और आप मिलके बता सकते हैं कि हाँ सर मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये टॉपिक नहीं समझ में आ रहा, तो वाक्य शक्ति के द्वारा ही हम लोग कर पाते हैं, ठीक है। यहाँ पे सुख दुख भी हम लोग नहीं कर पाते कि हाँ यहाँ पे ये सुख है ये दुख है। प्रशंसा यहाँ पे आलोचना सुनने कहने की शक्ति का भी अभाव होता, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है कि कावित्री स्वयं को असहाय विवश क्यों महसूस करती है। ये प्यारे बच्चों आपको याद रखना है, पुत्र वियोग, जिसकी लेखिका कौन है, तो प्यारे बच्चों सुभद्रा कुमारी चौहान है, ठीक है। जिनके पति कौन थे, ठाकुर लक्ष्मण सिंह, ठीक है। तो ये अपने आप को असहाय महसूस क्यों करती है, ये हम आपको बताते हैं कि अपने आप को असहाय महसूस क्यों करती है। तो प्यारे बच्चों जो इनका पुत्र था उसका असमय निधन होने के कारण ये अपने आप को खुद को असहाय महसूस करती है, क्योंकि उस पुत्र के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया, उसको अपने गोद में रखा, हर टाइम उसका देखभाल की, लेकिन फिर भी क्या हुआ, उसका असमय निधन हो गया, जिसके कारण प्यारे बच्चों ये वो असहाय अपने आप को महसूस करती हैं। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं कि कावित्री स्वयं को असहाय तथा विवश इसलिए महसूस करती है, यहाँ पे ध्यान रखना है कि असहाय और विवश इसलिए महसूस करती है कि अपने बेटे की देखभाल की तथा उसके लालन पालन का पूरा ध्यान केंद्र कर दिया था, है ना, बहुत ज्यादा ध्यान रखती थी, अपनी सुविधा असुविधा का भी विचार नहीं किया। बाबू एगो पुत्र होता है, पुत्र के लिए मैं क्या उस अपने सुविधा असुविधा को खो देती है, ठीक है। तो यानी अपने सुविधा को और असुविधा को भी इन्होंने क्या किया, विचार नहीं किया। बेटे को यहाँ देखिए
ठंड ना लग जाए, यहाँ पे बीमारी ना पड़ जाए, इसके लिए सदैव क्या किया, गोद में ही रखा। इस यहाँ पे सारी सावधानियों तथा मंदिर में पूजा अर्चना वो अपने बेटे के लिए सब कुछ करने के बाद से क्या हो गया, असमय मृत्यु नहीं टाल सका, है ना, यानी टाल सकी। यानी प्यारे बच्चों मृत्यु जो है निश्चित है कि किसका कब मृत्यु होना है, वो 100% होना है। यानी ये बोलती है कि इतना सब करते हुए कि ठंड ना लग जाए, इसलिए अपने पुत्र को हमने गोद में रखा, उसका लालन पालन किया, सब चीज किया उसके लिए, है ना। अपनी जितने भी प्यारे बच्चों अपने आप को नहीं देखा कि मुझे क्या होगा, अपने पुत्र के लिए लालन पालन के लिए सब कुछ किया, लेकिन फिर भी उसके असमय निधन को हमने नहीं टाल पाया। इसीलिए जो सुभद्रा कुमारी चौहान है अपने आप को असहाय और विवश महसूस करती है। तो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आइए कि लाना सिंह कौन है। तो बाबू लाना सिंह के बारे में बताना पड़ेगा, इतना इजी क्वेश्चन है, इतना इजी क्वेश्चन है कि लाना सिंह कौन है। तो लाना सिंह उसने कहा था कहानी का नायक है, हीरो है, जिसके लेखक चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी है। और लाना सिंह क्या है, वही लड़का है जो प्यारे बच्चों छोटे में सूबेदारनी से पूछा करता था कि तेरी कुड़माई हो गई, यानी तुम्हारी मंगनी हो गई कि नहीं हो गई। ठीक है, यहाँ पे वो एक वीर सैनिक है जो प्यारे बच्चों यहाँ पे याद रखना है, उसने अपने प्राणों की चिंता नहीं है ना, एक वीर सैनिक है जिसे अपने प्राणों की चिंता नहीं है। लाना सिंह में आप देखिए मानवीय संवेदना भी है, लेकिन मानवीय संवेदना भी है, यानी वो जब सूबेदारनी से मिलते हैं, जो सूबेदार से शादी हो गई होती है, तो वो एक वचन देती है, वो बोलती है उसने क्या कहा, यानी उसने यही कहा था कि तुम मेरे पति और पुत्र की रक्षा करना, जिस तरह तुम मेरे बचपन में रक्षा किए थे उसी प्रकार मेरे पति और पुत्र की रक्षा करना, है ना। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों यही लिखिएगा, संवेदन से भरी हुई है, वह दिए गए वचन को निभाना जानती है, वह प्रेम से क्या है, लबालब भरा हुआ है ना। याद रखना है कि निभाना जानता है, वो प्रेम से पूरा लबालब भरा हुआ है। लाना सिंह अपने वचन को निभाता हुआ गोली का शिकार बन जाता है, तथा यहाँ पे याद रखना है इस प्रकार यह वचन की बलिदान का यहाँ पे क्या करता है, प्रणोत्सर्ग की एक दिव्य यहाँ पे क्या करता है प्यारे बच्चों कहानी है। यानी प्यार मतलब कहने का मतलब क्या, अपने वचन के लिए, है ना, वचन दिया था ना सूबेदारनी से लाना सिंह ने कि हाँ मैं तुम्हारे पति और पुत्र की रक्षा करूंगा, वचन देता हूं जब तुमने बोला है तो। और वही वचन को निभाने के लिए गोली भी लग गई और प्यारे बच्चों क्या हो गया, उसकी मृत्यु भी हो गई, लेकिन अपने वचन को पूरा किया। तो प्यारे बच्चों ये एक लाना सिंह के बारे में आप लोग लिख दीजिएगा। अब देखिए पिताजी ने स्कूल में क्या देखा, आगे क्या किया, पूरा विवरण अपने शब्दों में दे, है ना। चलिए इसको हम लोग समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा विवरण अपने शब्दों में दे, ठीक है, वेरी गुड। चलिए तो प्यारे बच्चों ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको समझ लेते हैं, ठीक है। अगला यहाँ पे क्या है कि पिताजी ने स्कूल में क्या देखा, उन्होंने आगे क्या किया, पूरा विवरण अपने शब्दों में दे। तो लेखक को यहाँ पे याद रखना कि तीसरे दिन भी यहाँ पे देखिए यात्रा दी जाती है, यानी लेखक से बोला जाता है तीसरे दिन भी कि जाओ तुम शीशम के पेड़ पे चढ़ जाओ, वहां से क्या करो कि डालियां तोड़ो और पूरे स्कूल को ऐसे साफ कर दो जैसे शीशा हो, और पूरे जाके गार्डन की सफाई करो, ठीक है। जब गार्डन की सफाई करते हैं और प्यारे बच्चों यहाँ पे उनके स्कूल में पढ़ने नहीं दिया जाता है छोट जाति के कारण, तो उसी रास्ते से उनके जो पिताजी है छोटा लाल वो गुजर रहे थे, छोटा लाल क्या कर रहे थे, उसी रास्ते से गुजर रहे थे। और जब उसी रास्ते से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि मुंशी यानी छोटा लाल जो ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिता है वो क्या करते थे, मुंशी जी बोला करते थे, उनको क्या बोलते थे, मुंशी जी बोला करते थे। तो देखते हैं कि मुंशी जी वहां पे क्या करते हैं, झाड़ू लगाते हैं। तो वो आते हैं और पूछते हैं मुंशी ये क्या कर रहे हो तुम, और उनको क्या करते हैं, झाड़ू हाथ से छीनकर फेंक देते हैं। और प्यारे बच्चों आपको ध्यान में रखना है कि जो मुंशी है जो ओम प्रकाश वाल्मीकि को बोला जाता है वो रोने लगते हैं और सारी बातें अपने पापा से बता देते हैं, अपने पिताजी से बता देते हैं। तो पिताजी की क्या होती है, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, चाहे पिता गरीब का पिता हो चाहे अमीर का पिता हो, अपने संतान के लिए उतना ही प्यार रहता है, ठीक है, अपने संतान के लिए सब कुछ कर सकता है। उन्होंने क्या किया, झाड़ू छेड़ के मतलब छीन के फेंक दिया और बहुत चिल्ला के बोले कौन है जो मेरे बेटे से झाड़ू लगवा रहा है। इतना जोर से चिल्लाए थे, इतना गुस्सा हुए थे कि पूरे स्कूल के मास्टर क्या हुए थे, एकत्रित हो गए थे। फिर हेडमास्टर कालीराम आया और कालीराम आके उनको गाली भी दिया, धमकाया, लेकिन पिताजी को इस बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि संतान से प्यारा कुछ भी नहीं होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। उन्होंने डट का सामना किया उसका, भले उसने गाली दिया लेकिन पिताजी ने डट का सामना किया, और यही है इसके बारे में। तो इतना आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। चलिए ये सारा वहीं लिखा हुआ है, हम आपको सिर्फ बताए हैं, बाकी पीडीएफ में हम आपको दे देंगे, आप लोग ले लीजिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए, और लाइक नहीं किए हैं तो जरूर लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में, आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय, थैंक यू सो मच।